Okay. Very good afternoon to all of you. I presume सब लोग हैं मेरे साथ, सब लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे. यस 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 यस, सब लोग हैं मेरे साथ, एकदम मस्त. ओके, I can see you people. यस 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 यस, आप लोग भी मुझे देख पा रहे हो, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ. ओके, उत्कर्ष का आ गया है. जय माता दी. क्या बात है उत्कर्ष, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे. ऑलवेज ऑन टाइम उत्कर्ष, ऑलवेज ऑन टाइम. आई होप ये जो डिस्कशन है बहुत अच्छे मुकाम पर जाने वाला है. और जिस तरह से उत्कर्ष इज ऑलवेज ऑन टाइम, वैसे ही प्रियंका कश्यप हैज जॉइंड अस. प्रियंका, जय माता दी बेटा. गुड इवनिंग नहीं, जय माता दी बोलना है. प्रियंका, जय माता दी. यस यस यस, सब लोग आ रहे, हौले 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 हौले. यस 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 यस, वेटिंग वेटिंग वेटिंग. ओके, शगुफ्ता बोल रही है गुड इवनिंग सर. जय माता दी शगुफ्ता. हर व्यक्ति जो ये होता है वो अपनी माँ से, अपनी मदर से, अपनी अम्मी से प्यार करता है. तो किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत हम जय माता दी से करते हैं. यस प्रियंका, जय माता दी. ओके, कुछ लोग अभी भी स्नूज मूड में हैं, ऐसा लग रहा है. सम पीपल आर स्टिल इन स्नूज मूड. जैसे हम सुबह उठने के बाद अलार्म को स्नूज कर देते यार 5 मिनट बाद, वैसे अभी भी कुछ लोग स्नूज मूड में दिख रहे हैं मुझे. यस सचिन, जय माता दी. सचिन भाई, सचिन शायद तुम ही थे ना जिसको एनएससी के अंदर ग्लिच नजर आया था. एनएससी के सिस्टम में जो ग्लिच था, वो ग्लिच सचिन तुम्हें नजर आया था ना, तुमने वो न्यूज दी थी ना. यस सचिन, यस 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 यस. भाई लोग, हम इंस्पायर के चैनल पे भले ही है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये लेक्चर हमारा सीएस प्रोफेशनल को लेकर है. कुछ स्टूडेंट्स खास करके जो एग्जीक्यूटिव में होते हैं वो बड़ी एंथुजियाज्म में बैच अटेंड करते हैं. मैं बता रहा हूं, ये लेक्चर हमारा सीएस प्रोफेशनल का है. सीएस प्रोफेशनल गवर्नेंस का लेक्चर है. गवर्नेंस आपका मॉड्यूल 1 का सब्जेक्ट है और 100 मार्क का पेपर जो गवर्नेंस है उसका ये डिस्कशन है. क्या दुर्वेश भाई मैसेज डिलीट कर रहे हो? जय माता दी लिख के डिलीट कर रहे हो दुर्वेश भाई? जय माता दी. आई एम वेरी वेरी गुड. दुर्वेश भाई तुम कैसे हो? दुर्वेश. सचिन भाई का कमेंट है सलोनी, जय माता दी सलोनी. ओके दोस्तों, शायद वो घड़ी आ गई है जब हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं. देखो वो घड़ी आ गई. तो मैं कहूंगा क्विकली एक बार हमारे लास्ट डिस्कशन में जो हमने किया था मस्त सर मजे में, जिनी आ गई है. जिनी, जिनी, जय माता दी जिनी. ओके, दुर्वेश ने तो आग लगा दी है भाई डिस्कशन में. अब मुद्दे पर आते हैं, सब लोग फटाफट डिस्कशन को फोकस करते हैं. हमने गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स जो हमारा 100 मार्क का सब्जेक्ट है, उसमें गवर्नेंस मतलब व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाई इज इट नीडेड, ये हमने देख लिया. एक बार क्विक रिकैप करेंगे 5 मिनट में, फिर फ्रेश डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम लोगों ने व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, सब्जेक्ट का नाम गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स है, तो हमने गवर्नेंस का मीनिंग देख लिया था. फिर रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया था लास्ट लेक्चर्स में. फिर हमने कंप्लायंस किसे कहते हैं और किस तरह का कंप्लायंस हमें करना पड़ता है, इंटरनल कंप्लायंस में क्या आता है, एक्सटर्नल कंप्लायंस में क्या आता है, वो देखा था. फिर हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज एथिक्स, व्हाई इज इट नीडेड इन बिजनेस, ये भी देखा था. मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है 100 मार्क का, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स, इसमें जो भी हमारे टाइटल्स है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट,
कंप्लायंस एथिक्स, इस सब को हमने समझ लिया था। कोई मुझे बोलेगा अगर कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, जिसमें गवर्नेंस का मतलब हमने देखा था डिसीजंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू गुड कॉर्पोरेट डिसीजंस, तो कोई भी कंपनी जब सही फैसले लेती है, गुड कॉर्पोरेट डिसीजंस अगर लेती है, तो वो कंपनी रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंसेस करेगी। अगर कोई भी कंपनी रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंसेस करेगी तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजंस ले पाएगी, गुड कॉर्पोरेट डिसीजंस ले पाएगी। बट ये तभी मुमकिन है जब कंपनी एथिक्स, मतलब क्या, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हो। तो मेरा सवाल यह है, कोई मुझे बोलेगा गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और एथिक्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी कंपनी जब गवर्नेंस करती है, रिस्क मैनेजमेंट करती है, कंप्लायंसेस करती है, एथिक्स करती है, इसका बेसिक मोटिव कंपनी का क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक मोटिव बिहाइंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? मुझे सबके अंदर एक कॉमन थॉट है, एक कॉमन विजन है, एक कॉमन अप्रोच के साथ कंपनी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और एथिक्स करती है। आई एम वेरी फाइन मृदुल, जय माता दी। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। दुर्वेश ने लिखा है गुडविल। दुर्वेश, मैं गुडविल नहीं कहूंगा। दुर्वेश, क्या तुम्हें लगता है कोई भी कंपनी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स गुडविल के लिए करती है? ना बेटा, ना। गुडविल अपने आप मिल जाता है, गुडविल अपने आप आ जाता है अगर वो ये करती है। बट उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी कभी भी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स नहीं करेगी। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट इसलिए करता है क्या? गुडविल कमाने के लिए? नेवर गुडविल कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। वेरी गुड साक्षी, परफेक्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, झील, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होती है जब पहले तुम सस्टेनेबल बनो। जब तुम सस्टेनेबल बनो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आएगी। So what Sakshi has said, I'll totally agree with that. Sustainable, sustainable, yes. शिवानी ने भी वही कहा है, सचिन ने वही कहा है। सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई भी कंपनी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स करती है। नाउ सस्टेनेबल मतलब क्या? कंटिन्यूअस बिजनेस ग्रोथ। ओके, तो ध्यान रखना, हर व्यक्ति जो बिजनेस चाहता है वो अपने बिजनेस के अंदर गोइंग कंसर्न चाहता है। Going concern is one of the fundamental accounting assumptions. Going concern is one of the fundamental accounting assumptions है। तो अगर going concern fundamental accounting assumption है और हर बिजनेस going concern चाहता है, तो इस going concern को अचीव करना है, इस गोइंग कंसर्न के उस प्रिंसिपल को अटेन करना है, तो उसके लिए गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स हमें क्या करता है? सपोर्ट करता है, कोलैबोरेट करता है, सब एक साथ। ध्यान रखना, नेवर फॉरगेट, सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस बिजनेस ग्रोथ। और इसको लेकर मैं आपको कहता हूं, एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, यू मस्ट नो दिस। ऐसा कहते हैं, चाहो तो आप ये लिख सकते हो, हर चीज जो मैं बोल रहा हूं आकाशवाणी की तरह आपके लिए है। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट। It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. ऐसा कहते हैं। इस 21st सेंचुरी में कोई भी बिजनेस में, किसी भी कंपटीशन में आपको अगर सर्वाइव होना है, सक्सीड होना है, तो आपको बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं, बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं, आपको बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं, बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट के तहत अपने बिजनेस में चेंजेस लाने हैं, मतलब कंटिन्यूअस बिजनेस ग्रोथ लाना है। जो मैंने कहा ना, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। दोस्तों, हमारे लास्ट डिस्कशन में जो हमने ये देखा है, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाई इज इट नीडेड, मुझे क्विकली
हम लोगों ने जो देखा है, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूं। हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाई इज इट नीडेड में ये जो डेफिनेशन देखा था, उसका हमारा एब्रिविएशन था 222, जिसमें मैंने आपको कहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये दो वर्ड है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डेफिनेशन को याद रखना है। तो हमारा एक्रोनिम एब्रिविएशन क्या है? 222। दिमाग में फिट है सबके? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो फीचर्स थे, फीचर्स में हमने देखा था सीपीटी फियर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स में सीपीटी फियर हमें हेल्प कर रहा था सारे फीचर्स में, जिसमें हमने देखा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा है तो वहां पर जो डिसीजंस है वो कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस है, वहां पर पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन है, राइट फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। वहां पर ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजंस है, जो भी डिसीजंस है वो सबको कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। वहां पर रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है, वहां पर एफिशिएंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की हाई है, वहां पर स्ट्रेटेजी इफेक्टिव है, और वहां पर इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल है। वहां पर हर व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम करता है, और वहां पर डिसीजंस रिस्पॉन्सिवली हो रहे हैं, मतलब क्विक हो रहे हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हमें ये जो फीचर्स है, ये उसके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स है, और ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये बेनिफिट्स है जो उसे मिलते हैं, जिसको हमने सीपीटी फियर के फॉर्म में याद रखा था। अगर व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये अगर समझा है तो एक थम्स अप कर दो, क्विकली थम्स अप कर दो। एक थम्स अप चाहिए सबका फटाफट। जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, क्विक रिकैप कर रहा हूं मैं। बोलो बोलो बोलो। यस यस, निनाद का थम्स अप आ चुका है। आई प्रिज्यूम सबके थम्स अप आ जाएंगे। फिर हमने देखा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो बेसिस है, मतलब क्या, फाउंडेशन है। जब मैं कहता हूं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? उस बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजंस है, वहां पर अकाउंटेबिलिटी से काम हो रहा है, वहां पर डिस्क्लोजर्स जो भी एज पर रेगुलेशंस है वो किए जा रहे हैं, और वहां पर हर व्यक्ति के साथ इंटीग्रिटी है। क्या है? इंटीग्रिटी से काम हो रहा है। तो जहां पर इंटीग्रिटी है, जहां पर डिस्क्लोजर्स है, अकाउंटेबिलिटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये बेसिस है, फाउंडेशन है। जैसे सीएस के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम सीएसईटी और सीएस फाउंडेशन है, जहां से आपको सीएस में एंट्री मिलती है, वैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एंट्री, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई भी बिजनेस फॉलो कर रहा है ये तभी पता चलेगा जब उस बिजनेस में ताड़ी हो रहा है। ताड़ी, ये हमने डिस्कस किया था। ताड़ी ताड़ी मतलब क्या? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर्स, इंटीग्रिटी। ये डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने आगे मुड़ के व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस किया था, और इसका एक बहुत सिंपल तरीका था वो डेफिनेशन याद रखने के लिए। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के अलग अलग एग्जांपल्स दिए थे, बट अब हम मुद्दे पर आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको कहा था इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस मतलब क्या? आपको इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, बदलते माहौल में, जो एवर डायनामिक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर आपके बिजनेस के साथ रिस्क मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो? ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द रिस्क। आपके बिजनेस को कौन से रिस्क है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उन सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करना, और जो रिस्क आपके बिजनेस को ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, जिस रिस्क का आपके बिजनेस पर ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, उनको इवैल्यूएट करना, उनके इंपैक्ट को, सो दैट उनके उस इंपैक्ट को हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सके, मिटिगेट कर सके बाय अडॉप्टिंग सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ रिस्क। मतलब risk management is a continuous process of identifying, evaluating the risk by assessing the impact of inherent and potential risk. Inherent risk का मतलब क्या बताया था मैंने? What is inherent risk? कोई बोलेगा? What is, पहले बोलो what is inherent risk? Inherent risk मतलब क्या? Assessing the impact of inherent risk. Yes, can you comment what is inherent risk? Continuous process of identifying and evaluating the risk by assessing the impact of inherent risk. What is inherent risk? Yes, I'm waiting for your comments. Quickly. What is inherent risk?
वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस, इंटरनल नहीं कहेंगे, इनबिल्ट कहेंगे। निधि, इनबिल्ट रिस्क। इंटरनल की जगह क्या कहेंगे? इनबिल्ट रिस्क। जो एग्जिस्टिंग रिस्क है, जो मेरे बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, उसे इनहेरेंट रिस्क कहेंगे। और पोटेंशियल रिस्क मतलब फ्यूचर रिस्क, जो मेरे बिजनेस को आगे फेस किया जा सकता है। और याद करना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब नोकिया ने अपने बिजनेस को लेकर रिस्क मैनेजमेंट किया तो उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ इनहेरेंट रिस्क को ध्यान में रखना, पोटेंशियल रिस्क को ध्यान में रखना, आने वाले फ्यूचर के रिस्क को ध्यान में नहीं रखा। और एक दिन ऐसा आ गया, नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। सेम गलती मोटोरोला ने की। अरे बोलो भाई, सेम गलती कोडैक ने की। तो हम कहते हैं आपको रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ इनहेरेंट रिस्क को क्या करना, स्टडी नहीं करना है, आपको पोटेंशियल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क दोनों के इंपैक्ट को स्टडी करना है, सो दैट आप मेथड्स अडॉप्ट कर सको, सिस्टमेटिक रिडक्शन ऑफ रिस्क, जिससे आपका बिजनेस क्या हो, सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट हो। यस सचिन, चिरंजीवी, यू आर राइट। रिस्क मैनेजमेंट का वो डेफिनेशन जब हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको नेस्ले का जो मैगी का केस स्टडी था, मैगी का, वो भी मैंने आपको केस स्टडी बताया था। नेस्ले ने किस तरह से मैगी के प्रोडक्ट को रिस्क मैनेजमेंट के तहत पहले मार्केट से विड्रॉ किया, और उसी नेस्ले ने जब मैगी को फिर से लॉन्च किया तो वो मैगी ₹2 महंगा किया, ताकि जो लोग मैगी खाना चाहते थे, वो लोग तो मैगी को वैसे भी खाने वाले थे, बट उन 6 महीने के दौरान जब मैगी मार्केट में अवेलेबल नहीं था, जिस तरह से मैगी की पब्लिसिटी हुई थी, जिन्होंने आज तक जिंदगी में मैगी चखा नहीं था, वो भी मैगी ट्राई करने के लिए मार्केट से खरीद के लाए। और डेफिनेटली जो 6 महीने के लॉसेस थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया, उसको रिकूप कर दिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट भी देगा, कंटिन्यूअस बिजनेस ग्रोथ देगा। समय रहते उसको क्या करना है, मिटिगेट करना है, रिड्यूस करना है रिस्क को। फिर हमने कंप्लायंस के बारे में देखा था। हाँ डेफिनेटली सचिन, हम ऐसे काफी एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन डिस्कस द एग्जांपल दैट वी आर डिस्कसिंग। फिर हमने कंप्लायंस के बारे में देखा था, और मैंने आपको कंप्लायंस के वक्त इन्फोसिस कंपनी का केस स्टडी बताया था, जिसमें आपको कहा था 2009 में जब गवर्नमेंट ने हर लिस्टेड कंपनी के लिए IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मैंडेटरी कर दिया था 2009 में। और मुझे याद है गवर्नमेंट ने फरवरी 2009 में अनाउंस किया था कि हर लिस्टेड कंपनी को 1 अप्रैल 2011 से IFRS कंप्लायंस करना है। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई करना है। जो उन्होंने अनाउंसमेंट फरवरी 2009 में किया था गवर्नमेंट ने, इन्फोसिस कंपनी ने उसका कंप्लायंस 1 अप्रैल 2009 से करना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड कंप्लाइंग विथ IFRS फ्रॉम 1 अप्रैल 2009। जब उन्हें सवाल पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज 2011 तक का वक्त है, तो इन्फोसिस कंपनी के मैनेजमेंट का ये उत्तर था कि भाई अगर गवर्नमेंट ने ये कंप्लायंस स्टेक होल्डर्स के फायदे के लिए लाया है, तो हमारी कंपनी हर बार स्टेक होल्डर्स के फायदे की सोचती है। तो जो चीज 2011 से होनी है वो अगर 2009 से होगी तो इसमें स्टेक होल्डर्स का फायदा ज्यादा होगा। तो यहां पर जो इन्फोसिस कंपनी का कंप्लायंस था वो नॉट आउट ऑफ फियर था, बट आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम विद इन था। ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम विद इन था। आप लोग जब एग्जाम नजदीक आती है और एग्जाम नजदीक आते वक्त जब आप पढ़ाई करते हो, तो वो आप जो कंप्लाई करते हो वो आउट ऑफ फियर करते हो कि भाई मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। बट अगर कोई व्यक्ति डे 1 से हर रोज 1.5-2 घंटा पढ़ाई कर रहा है प्रोफेशनल की, तो वो कंप्लायंस कर रहा है नॉट आउट ऑफ फियर बट आउट ऑफ ड्यूटी। तो मैंने आपको कहा था कंप्लायंस इज नॉट आउट ऑफ फियर बट इट मस्ट कम फ्रॉम विद इन, जिसमें हमने कहा था कंप्लायंस इज अ कंप्लीट अलायंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 3 पार्ट्स है। वन इज कमर्शियल, देन फाइनेंशियल और रेगुलेटरी। आप कोई भी बिजनेस देखो, उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट होगा, उसमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होगा, उसमें एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट होगा। इन तीनों पार्ट्स का जब हम कंप्लीट अलायंस करते हैं तो उसको हम कंप्लायंस करते हैं। ये कंप्लायंस एक तो इंटरनल होता है, यहां तक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल कंप्लायंस मतलब जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो, वो प्रोडक्ट की पॉलिसीज, उस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स, किस तरह से वो प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक पहुंचाओगे,
उसका एक इंटरनल कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा। और सेम थिंग जब आप रेगुलेशंस, लॉज, जो स्टैट्यूट्स है उनको फुलफिल करोगे तो उसको हम एक्सटर्नल कंप्लायंस कहते हैं, रेगुलेटरी एस्पेक्ट विच आर एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो इन्फोसिस ने जो आईएफआरएस कंप्लायंस किया था, कोई मुझे बोलेगा वो इंटरनल कंप्लायंस था कि एक्सटर्नल कंप्लायंस था? क्या नहीं? इन्फोसिस ने जो आईएफआरएस कंप्लायंस किया था वो इंटरनल कंप्लायंस था कि एक्सटर्नल कंप्लायंस था? वेटिंग फॉर योर कमेंट। वेरी गुड आहिल, इट वाज अ एक्सटर्नल कंप्लायंस। इन्फोसिस का जो कंप्लायंस था वो एक्सटर्नल कंप्लायंस था। परफेक्ट। इसके बाद हम लोगों ने एथिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था एथिक्स पाप है, पाप। कल को आपको कोई पूछता है व्हाट इज एथिक्स, तो आपको कहना एथिक्स पाप है। पाप मतलब पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। एथिक्स पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। मतलब क्या? मतलब यह कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करता है, ये उसके एथिक्स है। और मैं आपको बता रहा हूं, ethics of a person changes from time to time. For the same person, ethics changes from time to time. तो हमने ये डिस्कस किया था कि ethics एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ethics पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, ethics एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और वो समय समय पर उसी व्यक्ति के लिए बदलते रहता है। जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग जब बच्चे थे, हम सब जब बच्चे थे, तो हमारे वैल्यूज, प्रिंसिपल्स क्या अडॉप्ट किए थे हमने बचपन में? खेलना, कूदना, चॉकलेट। जैसे ही थोड़े से टीन एज में आप आ गए, आपके वैल्यूज, प्रिंसिपल्स बदल गए। वो क्या है मैं नहीं बोलूंगा, बट जैसे आप एडल्ट बन जाओगे, जैसे आप एक ग्रोन अप मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग बन जाओगे, जैसे आप आगे जाकर एक ओल्ड एज पर्सन बन जाओगे, आपके एथिकल वैल्यूज चेंज होंगे। और अब देखो, आपके घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं कोई, तो वो अक्सर आपको कहेंगे बेटा ऐसा ना करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं। एक्सपीरियंस मतलब वो अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल जो उसने जिए उसके बेसिस पर तुमको बता रहा है। तो एथिक्स इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, जो हमने डिस्कस किया था। तो हमने वहां पर यह भी देखा था भाई, ये एथिक्स अगर इंडिविजुअल से रिलेटेड है तो इसका बिजनेस में, एथिक्स का बिजनेस में क्या कनेक्शन है? एथिक्स का बिजनेस में क्या कनेक्शन है? लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था, कोई भी बिजनेस 3 स्टेप से बनता है। उस बिजनेस में इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है। कोई भी बिजनेस लो, और उस बिजनेस में इनपुट जो होता है वो मैन, मटेरियल्स, मनी होता है। मैन, मटेरियल्स, मनी। मैन द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, मटेरियल रॉ मटेरियल, मनी पैसा। कोई भी बिजनेस में मैन, मटेरियल, मनी इनपुट किया जाएगा। उस बिजनेस का जो भी इनपुट है उसका प्रोसेसिंग उसके एम्प्लॉयज और मैनेजर्स करेंगे, और उसका आउटपुट उसके कस्टमर्स और क्लाइंट खरीदेंगे। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। कस्टमर्स और क्लाइंट में फर्क क्या है? हर व्यक्ति जो आपके शॉप में, आपके बिजनेस के अंदर जो आपका प्रोडक्ट खरीदने आएगा वो आपका कस्टमर है, बट हर व्यक्ति जो आपका कस्टमर बनेगा वो आपका कंज्यूमर बनेगा, जरूरी नहीं है। अब देख लो ना, यहां पर हर व्यक्ति जो प्रोफेशनल का स्टूडेंट है वो इंस्पायर के चैनल पर आकर हमारे लेक्चर को देख रहा है, वो हमारा लेक्चर खरीदने के इंटेंशन से देख रहा है, वो कस्टमर है। बट हर स्टूडेंट खरीदेगा जरूरी नहीं है, मतलब हर स्टूडेंट कंज्यूमर होगा जरूरी नहीं है। बिजनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर पर फोकस नहीं करना है, कंज्यूमर पर फोकस नहीं करना है, आपको इन दोनों पर फोकस करना है। आपका कस्टमर ही आपका कंज्यूमर बनेगा। एंड ऐसा कहता है, आप अगर कंज्यूमर पर फोकस करोगे तो कस्टमर अपने आप आएंगे। अगर इंस्पायर ने प्रोफेशनल में अच्छा रिजल्ट दिया है, प्रोफेशनल में 10 ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं, सब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअली बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स को आए, तो आपने इंस्पायर के बारे में कुछ अच्छा सुना है, तभी आप इंस्पायर से जुड़े हो। तो भाई बिजनेस के अंदर ये डेफिनेटली 3 क्या है स्टेप्स है। तो हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस के 3 स्टेप्स है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हमने डिस्कस किया था एथिक्स का बिजनेस में कैसे कनेक्शन है। तो हमने देखा था बिजनेस में जो इनपुट है, मैन, मटेरियल्स, मनी, वो हमें कौन देता है? बिजनेस का जो इनपुट है वो कहां से आता है? सोसाइटी से। बिजनेस का जो प्रोसेसिंग है, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स, वो कहां से बिलोंग करते हैं? सोसाइटी से। बिजनेस का जो आउटपुट है, कस्टमर्स और क्लाइंट, वो कहां से होते हैं? सोसाइटी से। तो बिजनेस का इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट अगर ये सारा सोसाइटी से आता है तो हम कहते हैं बिजनेस का जो प्रॉफिट है,
business profit is totally dependent on society. अरे भाई बिजनेस का पूरा प्रॉफिट सोसाइटी पर डिपेंडेंट है. सोसाइटी अगर ये रिसोर्सेज बिजनेस को अवेलेबल नहीं कराएगा तो बिजनेस कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा. तो अगर बिजनेस अपने प्रॉफिट के लिए सोसाइटी पर डिपेंडेंट है तो इन रिटर्न सोसाइटी बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करता है? तो इन रिटर्न सोसाइटी बिजनेस से एक्सपेक्ट करता है कि जो भी बिजनेस सोसाइटी में रन हो वो एथिकल हो, वो समाज में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए हो, उनकी तरक्की के लिए हो, उनके अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हो. और यहां पर हमने डिस्कस किया था कि अगर ये बिजनेस है और हमने एथिक्स पढ़ा है तो व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस? नंबर वन, इट इज द ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी. भाई बिजनेस का प्रॉफिट अगर सोसाइटी से आता है तो सोसाइटी की तरफ बिजनेस का वो ड्यूटी है कि बिजनेस नीड्स टू बी एथिकल. ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, बिजनेस शुड बी एथिकल. नंबर टू, हमने देखा था ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स है. बिजनेस का पहला ड्यूटी सोसाइटी के प्रति है जो एथिकल बिजनेस है. दूसरा ड्यूटी बिजनेस का स्टेक होल्डर्स के प्रति है. जो स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस में, उन पर बिजनेस का पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होता है. अरे सब लोग है ना भाई मेरे साथ? बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होता है. अगर आप मुझे पूछोगे बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट का बेस्ट एग्जांपल, तो मैं कहूंगा इन्फोसिस. बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट, तो मैं कहूंगा सत्यम. तो हमने देखा था इट इज नॉट ओनली ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, इट इज ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, जिसकी वजह से हमें बिजनेस में एथिक्स की जरूरत पड़ती है. हम इस स्टेक होल्डर्स को जब देखते हैं, कोई मुझे बोलेगा स्टेक होल्डर्स के कितने टाइप्स हैं? जस्ट आई वांट टू सी योर थॉट. स्टेक होल्डर्स के कितने टाइप्स हैं? Can you comment and tell me stakeholders के कितने types है? I want to see. Stakeholders के कितने types है? 5 types. No सचिन, no, I knew आप ऐसी गलती करोगे इसलिए मैंने जानबूझकर ये सवाल पूछा. मैंने पूछा stakeholders के कितने types है? No साक्षी, no निखिल, उत्कर्ष, भावना, you all are wrong. दोस्तों stakeholders के सिर्फ 2 types है. मैंने टाइप्स पूछे थे, स्टेक होल्डर्स के सिर्फ 2 टाइप्स है. मैं चाहूंगा आप वहां पे लिख लो चाहो तो. ये हमारे गवर्नेंस के चैप्टर्स में हमें काफी हेल्प देगा. स्टेक होल्डर्स के सिर्फ 2 टाइप्स है. यस प्रकाश, यू आर राइट. गुंजन, यू आर राइट. स्टेक होल्डर्स के सिर्फ 2 टाइप्स है. स्टेक होल्डर्स के पहले टाइप में आता है इनसाइडर्स. नो शशांक, देयर आर ओनली 2 टाइप्स. और सेकंड में आता है आउटसाइडर्स. हम कहते हैं बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट होता है. स्टेक होल्डर्स के 2 ही टाइप्स है, इनसाइडर्स आउटसाइडर्स. जब मैं इनसाइडर्स कहता हूं तो इनसाइडर्स में नंबर 1 आते हैं एम्प्लॉइज एंड नंबर 2 ओनर्स. आउटसाइडर्स में जब मैं ओनर कह रहा हूं तो प्लीज समझना ये प्रमोटर हुआ, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो ओनर्स. एंड आउटसाइडर्स में हम कहेंगे नंबर 1 शेयर होल्डर्स, नंबर 2 गवर्नमेंट, नंबर 3 क्रेडिटर्स, नंबर 4 सप्लायर्स, नंबर 5 लोकल अथॉरिटी. एंड डोंट फॉरगेट, ये स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं, नंबर 6 कॉम्पिटिटर्स. एंड मैं उसके नीचे लिखूंगा ETC, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी. मुझे स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे स्टेक होल्डर बताया? मैंने आपको अभी अभी बताया, हर वो व्यक्ति जिस पर बिजनेस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है, वो हमारा स्टेक होल्डर है. अगर आपके स्टेक होल्डर्स पर आपका पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है, दैट डजंट माइंड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट होना चाहिए. आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो कॉम्पिटिटर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट है. आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया, कॉम्पिटिटर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है. और आप भूलना मत, मैंने स्टेक होल्डर्स के इस डेफिनेशन में इनसाइडर्स आउटसाइडर्स में मैंने आपको एक टर्म आउटसाइडर्स के नीचे लिख कर दिया है और वो है ETC, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी. मतलब अगर मैं आपको किसी भी बिजनेस में स्टेक होल्डर्स का लिस्ट बनाऊं तो स्टेक होल्डर्स इज इंक्लूसिव इन नेचर. हम कहते हैं हर वो व्यक्ति जो बिजनेस से अफेक्टेड है वो स्टेक होल्डर बनेगा. वी कैनॉट मेक अ लिस्ट कि ओनली दिस आर द शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स.
अरे सब लोग है क्या मेरे साथ? तो स्टेक होल्डर्स कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स पर बिजनेस का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होता है, इसलिए भी हमें बिजनेस में एथिक्स की जरूरत पड़ती है। एंड थर्ड हमने रीजन देखा था व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस, जिसमें हमने देखा था फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नेशन एज होल। अगर हम बिजनेस में एथिक्स फॉलो करेंगे, अगर हम बिजनेस में एथिक्स फॉलो करेंगे तो सिर्फ ना कि हमारे बिजनेस का बट हमारे देश का भी नाम हम ऊंचा करेंगे। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नेशन एज अ होल, मतलब देश का और बिजनेस का दोनों का गुडविल क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा। एथिकल बिजनेस ही लंबे समय तक सस्टेनेबल बने रहेंगे। ये हम कहते हैं नो ब्रेनर है, इट इज नो ब्रेनर कि एथिकल बिजनेस आर गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो बोलो भाई। ओके, शिवानी ने एक सवाल पूछा है। बेटा मैं अगेन कहूंगा शिवानी, सवाल तभी पूछना है जब मैं तुमको कहूं। अभी तुम शुरू में नई नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। सवाल शिवानी ने पूछा है व्हाई शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स। ध्यान रखना शिवानी, बिजनेस में इनसाइडर्स में मैंने प्रमोटर्स कहा। हर बिजनेस में जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। जो लिस्टेड कंपनी होगी, लिस्टेड कंपनी शिवानी, वो लिस्टेड कंपनी बाहर से पैसा लेती है, बाहर से पैसा लेती है इन्वेस्टर्स से, जो शेयर होल्डर्स बनते हैं। शेयर होल्डर्स घर के अंदर से जब पैसा आता है वो प्रमोटर कहलाता है। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो शिवानी और आप खूब बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आप प्रमोटर कहलाओगे, आप इनसाइडर हो। बट आपने बिजनेस स्टार्ट किया शिवानी और आपने बाहर से बैंक से लोन लिया तो बैंक क्रेडिटर्स हुए। आपने किसी और शेयर होल्डर से, किसी और से पैसा इन्वेस्ट कराया तो वो शेयर होल्डर हुआ। शेयर होल्डर्स आउटसाइडर्स हुए। शिवानी आर यू क्लियर? ध्यान रखना, हर प्राइवेट कंपनी के अंदर पैसा बाहर से नहीं आता है, तो उस प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो प्रमोटर्स देमसेल्व्स होते हैं, दे आर इनसाइडर्स। शिवानी है क्या? शिवानी बी फास्ट इन कमेंट। ध्यान रखना, ये ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही वो है दोस्तों, मैंने जब कोई उत्तर दिया तो उस पर आपका कमेंट आने के लिए काफी टाइम लगता है, इससे वो प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है। आई रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन योर टोज एंड बी फास्ट। ये हमारा डिस्कशन था लास्ट टाइम का। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो हमने समझ लिया सब कुछ। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, सब लोग आपके नोटबुक में हेडिंग दोगे, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, गवर्नेंस में आपके पास 11 चैप्टर्स है 50 मार्क के लिए। रिस्क मैनेजमेंट में एक चैप्टर है 20 मार्क के लिए। कंप्लायंस मैनेजमेंट में 2 चैप्टर्स है 20 मार्क के लिए। एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी में एक चैप्टर है। एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी में 4 चैप्टर से 10 मार्क के लिए। एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी में 4 चैप्टर से 10 मार्क के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट कहूंगा मैं चैप्टर की जगह, पार्ट 1 जो अभी हम पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम हमारा पहला चैप्टर एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर 1 जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है एथिक्स एंड बिजनेस। एथिक्स एंड बिजनेस। और मैं अगेन आप सबको बता दूं दोस्तों, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आपका जो लेटेस्ट आईसीएसआई का मॉड्यूल है जो दिसंबर 21, जून 22 और जून 21, ये तीनों एग्जाम्स के लिए अब ये एप्लीकेबल होगा ऐसा मैं मानता हूं। उस मॉड्यूल से मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं और उस मॉड्यूल से आपको नोट्स क्लास में बनाकर देने वाला हूं। मैं अगेन कह रहा हूं, हमारे मैक्सिमम नोट्स आपको क्लास में लिखकर मिलेंगे। डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आपके घर में जिन्होंने भी लिंक लेक्चर्स खरीदे या ऑनलाइन लेक्चर्स खरीदे, अगले 2 हफ्तों में आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। बट मैं पहले ही बता रहा हूं, हमारा डिस्कशन पूरा मॉड्यूल बेस्ड है, तो अगर कोई स्टूडेंट ये लिंक के थ्रू देख रहा है तो मॉड्यूल को सामने रखते हुए भी वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं आपको अगेन बता रहा हूं, each and every page of your module, each and every concept of module we are going to cover। जो आपका प्रोफेशनल का मॉड्यूल है
वो कुछ ज्यादा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ज्यादा नहीं, मैं आपको टोटल पेजेस गिना दूं। गवर्नेंस का मॉड्यूल कोई 574 पेजेस का है। कितने पेज का है? 574 पेजेस का आपका मॉड्यूल है, और उस 574 पेजेस को हम लोग, जस्ट अ मिनट, ओके, तो जो 574 पेज का मॉड्यूल है उसको हम 150 पेजेस, वो भी हैंड रिटन नोट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। 574 574 पेज का आपका जो मॉड्यूल है उसको मैं 150, वो भी हैंड रिटन नोट्स, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। हमारा पहला चैप्टर जो है एथिक्स एंड बिजनेस, उसका डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा आपको पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। जनरली जब भी कोई मैं चैप्टर पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको उस चैप्टर का सिनॉप्सिस देता हूं। क्या देता हूं? सिनॉप्सिस, जिसमें एथिक्स और बिजनेस का हमें सिनॉप्सिस देखना है। ये सिनॉप्सिस मतलब हमें उस चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू मिलता है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, यह बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो एथिक्स एंड बिजनेस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी का, तो उसमें सिनॉप्सिस एथिक्स एंड बिजनेस का पॉइंट नंबर 1 आप सब लोग लिखोगे आपके नोटबुक में, उसे हम देखने वाले हैं। उसे हम कहते हैं मीनिंग डैश करके सब क्लॉज ए लिखो, एथिक्स सब क्लॉज बी बिजनेस एथिक्स, देन नंबर 2 सिनॉप्सिस में आएगा रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टूडेज बिजनेसेस, रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टूडेज बिजनेसेस। मैं यहां पर 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगा। हम सिनॉप्सिस देख रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं, इसमें मुझे आप लोगों से उत्तर चाहिए। एथिक्स क्या है ये तो हमने देखा है, बिजनेस एथिक्स क्या है ये हमें देखना है। एथिक्स क्या है? पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, पर्सनली एक्सेप्टेड। तो कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, जस्ट फॉर आवर डिस्कशन, फॉर आवर बर्ड्स आई व्यू, कि बिजनेस एथिक्स क्या है। एथिक्स अगर पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, देन व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? Anyone? What is business ethics? Yes, what is business ethics? Quickly, waiting for your comments. अरे भाई, अगर हमें पता है कि एथिक्स क्या है, मैं पूछ रहा हूं what is business ethics? Waiting for your comments. Be fast, दोस्तों. You have to be on your toes. बिजनेस प्रिंसिपल फॉलोड बाय बिजनेस, किसी ने कहा प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय बिजनेस। ओके, द वे बिजनेस इज डन इंटरनली, बिजनेस में एथिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई करना, झील ने कहा है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, एथिक्स एक्सेप्टेड बाय बिजनेस। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, किसी ने कहा जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपको अभी ये लिखने की जरूरत नहीं। हम सिनॉप्सिस देख रहे हैं, मतलब पूरे चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं, जस्ट आपका होराइजन वाइडन करने के लिए मैं बता रहा हूं। हमने एथिक्स तो देख लिया, बिजनेस एथिक्स क्या है, कोई लिखना चाहे तो लिखे, बट मैं कहूंगा इट इज नॉट कंपल्सरी। बिजनेस एथिक्स मैं कहता हूं अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट एन इंडिविजुअल applies in the various situations in business is business ethics। मैं कह रहा हूं a set of techniques and principles कहेंगे हम, a set of techniques and principles that an individual applies in the various situations in business is business ethics। सर मतलब क्या? तो भाई ध्यान से सुनो, एक बंदा बहुत एथिकल है, बहुत ईमानदार है, हम कहेंगे एक व्यक्ति बहुत ही वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ जीता है अपनी पर्सनल जिंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ
बहुत ही एथिकल वे में वो जीता है, बहुत ही एथिकल वे में जीता है। बट जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में उसके एथिकल वैल्यूज नहीं होते। बिजनेस में वो अक्सर कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करता है। तो हम कहेंगे वो व्यक्ति इंडिविजुअली एथिकल है बट वो बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति इंडिविजुअली एथिकल है बट वो बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब क्या? जैसे आप बाहर से हो वैसे आप अंदर से रहो। जैसे आप आपकी खुद की पर्सनल जिंदगी जीते हो वैसे आप आपके बिजनेस के अंदर उसको फॉलो करते हो, उन प्रिंसिपल्स को, तो आप बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हो। वरना आप इंडिविजुअली कुछ और हो और बिजनेस में कुछ और हो तो आप बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हो। हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स में आपके जो इंडिविजुअल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है, जब आप बिजनेस के वेरियस सिचुएशंस में अप्लाई करोगे तो उसे बिजनेस एथिक्स कहते हैं। और इसका एक बहुत छोटा सा थॉट मैं आपको देता हूं, लेट मी हेल्प यू नो दिस। एथिक्स इन बिजनेस, वो ऐसा कहता है, बिजनेस एथिक्स इज नॉट व्हाट यू डू, बिजनेस एथिक्स इज नॉट व्हाट यू डू व्हेन पीपल आर वॉचिंग यू। Business ethics is not what you do when people are watching you. Business ethics is that what you do when no one is watching you. Business ethics is that what you do when no one is watching you. अरे भाई, business ethics is that what you do when no one is watching you. यहां पर एक बहुत अच्छा सा थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये रियल लाइफ स्टोरी है, मेरे साथ हुआ था और उस वक्त मैं आपके ऐसा स्टूडेंट था, मुझे पता नहीं था कि वाकई में एथिक्स क्या होता है और आज मुझे समझ रहा है कि वो एथिक्स था। मेरे जो मम्मी के मुंह बोले भाई थे, वो आईसीआई के प्रेसिडेंट थे, एसपी छाजेड़। 2002 की ये घटना है जब हम पाली राजस्थान में गए थे, उनके घर में किसी की शादी थी, उस शादी के फंक्शन को अटेंड करने गए थे। देखो, मैं एथिक्स का आपको बता रहा हूं कैसे वो लिंक होता है, एक व्यक्ति कितना एथिकल है वो कैसे समझता है। कोई मज्जा कहते हुए डिस्कस नहीं कर रहा हूं। शादी हो गई, हम लगभग 40-45 लोग थे जो मुंबई से पाली राजस्थान गए थे शादी अटेंड करने। शादी होने के बाद हम पाली रेलवे स्टेशन पर आके हमारे ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे। ट्रेन दोपहर में 1 बजे थी। अब पाली एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, काफी छोटा रेलवे स्टेशन, हार्डली 2 ट्रैक्स है वहां पर। हम 40 लोगों की फैमिली थी जो शादी अटेंड करके मुंबई वापस आ रहे थे। हम 40 के 40 लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। उस वक्त अनाउंसमेंट आई कि जो ट्रेन है वो पटरी नंबर 2 पर आएगी, मतलब सेकंड पटरी पर आएगी। हालांकि वो छोटा सा रेलवे स्टेशन था, 2 ही ट्रैक्स थे। तो 40 में से 39 लोगों ने, क्योंकि उस पूरे ट्रैक पर प्लेटफॉर्म पर हम 40 लोगों के अलावा कोई नहीं था, कुत्ता भी नहीं था, पूरा स्टेशन खाली था, तो 40 में से 39 लोगों ने तुरंत पटरी नंबर 2 पर जाने के लिए उस रेलवे ट्रैक को वहीं से सामने से क्रॉस करके पटरी नंबर 2 पर चले गए। मेरे जो मामा जी थे एसपी चार्ज, वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने पटरी नंबर 2 पर आने के लिए ओवर ब्रिज का इस्तेमाल किया और वो पटरी नंबर 2 पर आए। उस वक्त मैं हार्डली कुछ 20-21 साल का होगा और उस वक्त मैंने ये एथिक्स को इतने अच्छे से जिया नहीं था। तो मुझे पहले तो हंसी आई। मैंने अपने मम्मी को कहा, देखो मामा जी इतने ऊपर से आए, जब हम सब सामने से चले गए कोई नहीं था यहाँ पर। मुझे समझा नहीं क्या उन्होंने एग्जैक्टली किया। जब हम मुंबई लौटे तो मैंने मुंबई आकर उनको एक सवाल किया, मामा जी पाली रेलवे स्टेशन पर सारे 39 लोग, हम लोग, कोई नहीं था वहां पर, ट्रेन को भी आने में वक्त था आधा घंटा, आसानी से सामने से चले गए सेकंड ट्रैक पर, आप अकेले ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके आए, क्या मतलब हुआ? आप इतने ऊपर से चढ़ के आए, कोई मतलब ही नहीं था, आप हमारे साथ आ जाते। तो उन्होंने उस वक्त मुझे जवाब दिया था ये बात, आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो आप खुद अपने पर्सनल लाइफ में जो फॉलो करते हो वही आप हर जगह अगर फॉलो करोगे तो ही आपकी जो इमेज है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सारे समाज में साफ सुथरी बनी रहेगी। जो मैंने कहा, एथिक्स इज नॉट what you do when people are watching you, ethics is that what you do when no one is watching you। तो भाई बिजनेस में एथिक्स का क्या रोल है ये हमने डिस्कस किया। आई होप सबको समझा है। रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टुडेज बिजनेसेस, रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टुडेज बिजनेसेस। जब मैं कहता हूं रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टुडेज बिजनेसेस, मैं आपको यहां पर कहूंगा कोई भी बिजनेस है
उस बिजनेस के अंदर एथिक्स का कैसे रोल है, लेट अस अंडरस्टैंड। उसमें नंबर 1 हम कहेंगे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हमारे बिजनेस का एक अहम क्या है, हिस्सा है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में रिलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टुडेज बिजनेसेस। भैया फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इश्यूज किसके आते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के इश्यूज आते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के इश्यूज आते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इश्यूज क्या आते हैं, विंडो ड्रेसिंग ऑफ द बैलेंस शीट का आता है। तो भैया वो एक ऐसा एरिया है जहां पर एथिक्स अहम रोल प्ले करता है। देन नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है बिजनेस का जहां पे बिजनेस एथिक्स अहम है। नाउ व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ऐसा कहते हैं पीपल कैन बी योर बिगेस्ट असेट, पीपल कैन बी योर बिगेस्ट असेट और दे कैन बी योर बिगेस्ट लायबिलिटी। ध्यान रखना, पीपल कैन बी योर बिगेस्ट असेट और दे कैन बी योर बिगेस्ट लायबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अक्सर हम कहते हैं मराठी में, जिनको नहीं समझेगा मैं बाद में ट्रांसलेट करके दूंगा, माणसांना सांभाळण्याची कला। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, माणसांना सांभाळण्याची कला, हाउ अ पर्सन हैंडल्स हिज एम्प्लॉइज और मैनेजर्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन नंबर सी हम कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग भी एक ऐसा एरिया है जहां पे एथिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग कहता हूं तो दोस्तों आंखों के सामने वो टेलीविजन के कमर्शियल्स आते हैं जहां पर एक बंदा एक माउंटेन की चोटी से पैर को एक नॉट बांधकर उल्टा पानी में गिरता है और हाथ में थम्स अप लेके कहते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं। या फिर वो पानी के ऊपर से मोटरसाइकिल चलाता है और थम्स अप की बोतल लेने के लिए और कहता है आज कुछ तूफानी करता है। एक्चुअली ये जो कमर्शियल्स है सेल्स एंड मार्केटिंग के, यहां पर भी एक अहम एरिया है जहां पर एथिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। खूब जमेगा रग जब मिल बैठेंगे हम दो यार, आप मैं और क्या बैकपाइपर सोडा। अब वाकई में सोडा का ऐड है क्या? नहीं, ऐसे मार्केटिंग को हम कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं? सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। वो भी हम एथिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। एंड नंबर डी कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट भी हमारे बिजनेस का वो हिस्सा है जहां पे एथिक्स क्या करता है, बहुत रिलेवेंट है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कंप्लायंस मस्ट नॉट बी आउट ऑफ फियर बट इट मस्ट कम फ्रॉम विद इन। तो हाउ इज बिजनेस एथिक्स रिलेवेंट इन टुडेज बिजनेसेस में? कितने एरियाज दिए? 4 एरियाज। हम लोग इस चैप्टर का सिनॉप्सिस जो देख रहे हैं ना, सिनॉप्सिस में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाने वाला है और उसके बाद हमें उसे सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। क्या सबने ये 2 पॉइंट्स सिनॉप्सिस के लिखे? तो मैं आगे बढ़ता हूं। लिखे तो एक थम्स अप कर दो। हाँ, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते। लिखे तो एक थम्स अप कर दो, मैं आगे बढ़ता हूं। देन नंबर 3 हम कहते हैं 5 बॉटम लाइन्स। 5 बॉटम लाइन्स ऑफ द फ्यूचर। 5 बॉटम लाइन्स ऑफ द फ्यूचर। 5 bottom lines of the future. Now why we say 5 bottom lines of the future? मैं आपको एक बहुत छोटा सा यहां पर एक डिस्कशन करना चाहूंगा। दोस्तों मैंने आपको कहा था एथिक्स इंडिविजुअल से जुड़ा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति कितना एथिकल है? वो व्यक्ति एथिकल है या नहीं? कोई व्यक्ति एथिकल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हमारे पास एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? एथिकल स्टैंडर्ड। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार, टेम्परेचर कितना है वो देखने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। बारिश कितनी हुई वो देखने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति कितना एथिकल है वो जांचने के लिए, परखने के लिए हम एथिकल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे सर क्या बात बोली आपने! तो क्या हम सब लोग जो इस लेक्चर को जो देख रहे हैं, क्या हम सब लोग जान सकते हैं हम कितने एथिकल है? यस, मैं जो अभी आपको बता रहा हूं आप सब लोग जान सकते हो कि आप कितने एथिकल हो। अरे सर क्या बात कर रहे हो! यस, और इसीलिए मैं आपके सामने एक नया डिस्कशन इसको लेके आऊंगा। मैं चाहता हूं कि सब लोग इस 5 बॉटम लाइन्स ऑफ फ्यूचर को समझने से पहले 5 सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स समझे।
भाई 5 सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? सर आपने कहा हम जान पाएंगे कि हम कितने एथिकल है। यस आप जान पाओगे। सर कैसे? ये जो 5 सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये बताएंगे आप कितने एथिकल हो। मैं आपको ये 5 सोर्सेस बताऊं उससे पहले मुझे सब लोग यहां पर वादा करो, आप कमेंट करके बोलोगे वादा रहा। वादा करो कि इस 5 सोर्सेस को जानने के बाद ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में डालोगे आपका परसेंटेज ऑफ एथिक्स। 5 सोर्स, एक सोर्स को 20% में दूंगा तो 100% हम देखेंगे एट द एंड। कोई बोलेगा आई एम 20%, कोई बोलेगा 40%, कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा 80, कोई बोलेगा 100। पहले बोलो वादा रहा। तो मैं आपको 5 सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड जानूंगा, और ये 5 सोर्सेस सिर्फ आपके लिए यूज मत करो, आप हर व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हो। ये पैरामीटर्स है जानने के लिए एक व्यक्ति के एथिकल बिहेवियर को। वादा रहा, क्या बात है। तो पहला सोर्स जो हम कहते हैं, फर्स्ट सोर्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड को हम कहते हैं द यूटिलिटेरियन अप्रोच। द यूटिलिटेरियन अप्रोच लगता बहुत भारी है बट है बड़ा सिंपल। द यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब क्या है? वन मस्ट डू द मोस्ट गुड, one must do the most good to others, and if one cannot do good, comma, he must not harm others। तो भैया पहला एथिकल स्टैंडर्ड का पैरामीटर, सोर्स, बेस जो हमें बताएगा कि आप एथिकल हो या ना हो, उसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। वन मस्ट डू द मोस्ट गुड टू अदर्स एंड इफ वन कैन नॉट डू गुड ही मस्ट नॉट हार्म अदर्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों इसको बहुत सिंपल वे में हम कहते हैं, बहुत सिंपल वे में हम इसे कहते हैं कर भला तो हो भला। ऐसा कहते हैं आप किसी और का जितना भला कर सकते हो भला करो, और अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो। अगर आप किसी का भला कर सकते हो तो जितना भला हो सकता है भला करो, और अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो। ऐसा जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे वो एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। बिकॉज हम कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप। अरे भाई कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, सबको समझा है क्या भाई? पहला अप्रोच द यूटिलिटेरियन अप्रोच। आपका कोई करीबी रिश्तेदार, दोस्त, वो आपको नहीं बताएगा कि वो एथिकल है या नहीं, आप खुद नहीं समझोगे आप एथिकल हो कि नहीं। बट ये 5 सोर्सेस आपको अपने आप इस बात को लेके डायरेक्शन देगा और दर्शाएगा कि आप कितने एथिकल हो, ये आपका दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन कितना एथिकल है। तो पहला अप्रोच द यूटिलिटेरियन अप्रोच। नो इट्स नॉट लिव एंड लेट लिव, वो आगे बाद में बेटा, डोंट वरी सुशील, स्टेप बाय स्टेप। यूटिलिटेरियन अप्रोच का मैंने क्या कहा है? कर भला तो हो भला, जितना भला कर सकते हो भला करो, और भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है। देन द सेकेंड स्टैंडर्ड हम कहते हैं द राइट्स अप्रोच, जिसका और एक नाम है द डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। द डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, द डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। अरे भाई द राइट्स अप्रोच, द डियोंटोलॉजिकल अप्रोच मतलब क्या? हम कहते हैं एवरी इंडिविजुअल शैल बी गिवन फ्रीडम टू लिव, LIVE, live his life freely and without any interference। भाई ये अप्रोच, ये स्टैंडर्ड कहने में जितना आसान लगता है, हम भारतीय लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। बिकॉज वी इंडियंस बचपन से इतने पैम्पर हुए हैं, हमारे पेरेंट्स या हम खुद एज पेरेंट्स हमारे बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं कि हम उन्हें फ्रीडम टू लिव इज लाइफ
फ्रीली, ये जो एथिकल स्टैंडर्ड है ये देना भूल ही जाते हैं। बिकॉज ये जो स्टैंडर्ड है राइट्स अप्रोच, ये कहता है लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये स्टैंडर्ड कहता है कोई व्यक्ति अगर वाकई में अपने साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति को फ्रीडम टू लिव इज लाइफ दे रहा है फ्रीली, तो वो व्यक्ति ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। ध्यान रखना, आपके घर में आपके पेरेंट्स, या आप अगर पेरेंट्स हो तो आप खुद, ये कहना जितना आसान है वो करना उतना ही मुश्किल से वी इंडियंस फेस दिस प्रॉब्लम ऑलवेज। तो आई होप द सेकंड स्टैंडर्ड, द राइट्स अप्रोच, द डियोंटोलॉजिकल अप्रोच सबको समझ आए। अरे भाई मैं जो बोल रहा हूं सब लोग है ना मेरे साथ? जरा एक बार 2 थम्स अप करो, मतलब सब लोग मेरे साथ है ऐसा मैं मानूंगा। 2 स्टैंडर्ड्स हुए, कर भला तो हो भला, दूसरा लिव एंड लेट लिव। अभी तक के हमारे डिस्कशन में कोई है क्या जो 40% पर है? अगर 40% पर है तो हाथ ऊपर करो कमेंट बॉक्स में, लेट मी सी। और बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम ये एथिकल स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, हम ऐसा आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ रहे, किसी और को दिखाना नहीं है, प्रूव नहीं करना है भैया। एथिकल स्टैंडर्ड, यस सर, मैं लोगों का जितना भला हो सकता है भला करता हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता हूं, और अगर भला नहीं हो सकता है तो मैं बुरा डेफिनेटली नहीं करता हूं। सर मैं हर व्यक्ति को, मेरे भाई बहन को, करीबी रिश्तेदार को, मेरे मम्मी पापा को उनके डिसीजंस खुद लेने देता हूं, मेरे दोस्तों को फ्रीडम टू लिए देता हूं, मैं उनकी जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं, उन्होंने हेल्प मांगने पर ही उनकी हेल्प करता हूं। आई ऑलवेज बिलीव इन लिव एंड लेट लिव। ओके, वी हैव निखिल, कृतिका, भावना, अहिल, चिरंजीव, क्या बात है, प्रिया, जिनी, भैया ये प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स तो बड़े स्मार्ट है भाई, क्या बात है। रुको 5 सोर्सेस है, अभी तो 2 हुए है, ईमानदारी से अंत तक जवाब देना है। द थर्ड स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच, द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच, द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच हमें कहता है, द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच हमें कहता है all equals must be treated equally। दोस्तों इसको ध्यान से समझना, all equals must be treated equally। हमारे यहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे यहां पर मेन वुमन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे यहां पर बच्चे और बुजुर्गों में डिफरेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम कहते हैं ऑल इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच कहता है इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स। दोस्तों ये कहना, अगर मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली आप देखना, कुछ लोग अपने पेट डॉग को, अपने कुत्तों को गाड़ी में, फ्लाइट में, रेलवे में साथ में कपड़े पहन के सफर करवाते, वेराज एक गरीब व्यक्ति को 2 वक्त का खाना अगर नहीं मिल रहा है तो 1 वक्त का खाना भी उसे नहीं देंगे, वेराज अपने कुत्तों को महंगे से महंगा खाना खिलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एज ह्यूमन बींग्स व्हाट इज आवर ड्यूटी? टू फॉलो फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच, जहां पर ऑल इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। तो भाई अगर वाकई में मैं एक ह्यूमन बींग हूं तो मेरा फर्ज है कि किसी और ह्यूमन बींग को भी वही ट्रीटमेंट दूं, ना कि मैं जो पेट डॉग को ट्रीटमेंट दे रहा हूं वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा उसे ट्रीटमेंट मत दो, बट उसको ट्रीटमेंट तभी दो जब आप किसी और ह्यूमन बींग को भी वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप उतना ही काइंडनेस दिखा रहे हो जैसे आप एक आपके पेट डॉग को दिखाते हो, वैसे उस ह्यूमन बींग को दिखा रहे हो। दिस शोज द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच। इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आप फॉलो करते हो, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच। देन द नंबर फोर्थ अप्रोच जिसको हम कहते हैं द कॉमन गुड अप्रोच। यहां पर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल डिस्कस करता हूं, कॉमन गुड अप्रोच जिसको हम कहते हैं व्हेन यू गिव योर रिसोर्सेस फॉर द betterment of society, it is common good approach। दोस्तों ध्यान रखना, कॉमन गुड अप्रोच मतलब क्या? आपके पास जो खजाना है, आपके
पास जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस आप सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के भलाई के लिए, उनके अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जब आप दोगे तो उसे हम कॉमन गुड अप्रोच करते हैं। ध्यान रखना, सोसाइटी में इक्वालिटी लाना, सोसाइटी में पीस लाना, ये गवर्नमेंट की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल हॉस्पिटल होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट होगा, हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होगा। ये क्यों है? फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल लिविंग इन सोसाइटी। जैसे गवर्नमेंट अपना ड्यूटी फॉलो करता है तो वी एज ह्यूमन बींग्स, एज पीपल्स, हमारा भी कॉमन गुड अप्रोच में क्या होता है? PSR है, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन गुड अप्रोच आप कैसे दे सकते हो ये भी सुन लो। कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर हम तो स्टूडेंट है, अभी हम कमाते नहीं, तो हम कैसे सोसाइटी के अंदर कुछ बेटर कर सकते हैं? हमारे पास तो पैसा नहीं है सर। मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुना, कॉमन गुड अप्रोच कहता है आपके पास जो भी रिसोर्सेस है वो आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए दो। आप स्टूडेंट हो, आप अभी तक अर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले जिस वक्त आप फ्री होते हो, आपके पास सबसे बड़ा खजाना होता है आपका टाइम। आप में से कितने लोग आपका समय, आपका कीमती समय सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, जो नीडी पीपल है, जो ब्लाइंड पीपल है, जो डेफ पीपल है, उनके ग्रोथ के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनके अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए स्पेंड करते हैं, तब मैं कहूंगा आप कॉमन गुड अप्रोच फॉलो कर रहे हो। जरूरी नहीं कि आपने हर वक्त डोनेशन, चंदा, पैसा ही देना है। आपके पास वक्त है, आपके पास नॉलेज है तो किसी को पढ़ाओ। आपके पास वक्त है, किसी की मदद करो। आपके पास पैसा है, किसी को डोनेट करो। कॉमन गुड अप्रोच में जरूरी कि सिर्फ पैसा काउंट होता है। मैं तो नहीं करता उत्कर्ष, करेक्ट। और यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा मेरे एक फ्रेंड का, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दोस्त। मैं आपको बता रहा हूं, उसका ये कॉमन गुड अप्रोच सुनने के बाद मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी। आई फेल्ट एम्बेरेस्ड ऑफ माई सेल्फ। और वो आपके साथ बता रहा हूं कैसे कॉमन गुड अप्रोच उसने फॉलो किया। और इसलिए मैं हर वक्त कहता हूं एथिक्स ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज की है। क्यों? एथिक्स ने मुझे बता दिया कि एथिकल स्टैंडर्ड्स अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा कोई हक नहीं बनता है मैं अपने एक बेहतर जिंदगी के बारे में ख्वाब देखूं। ये कॉमन गुड अप्रोच का मेरा एक दोस्त है, हॉस्टल का फ्रेंड है। और वो जो हॉस्टल का फ्रेंड था, ध्यान से सुनना, वो मुझे 2011 में मिला था, 10-11 में। उस वक्त मैं कोचिंग में ऑलरेडी था और 2011 में मैं कोचिंग से अच्छा खासा कमा लेता था। जो मेरे एज के मेरे फ्रेंड्स थे, जो सीए थे, सीएस थे, वो जो कमाते थे उनसे भी मैं थोड़ा कुछ अच्छा कमा लेता था। तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा ऐसा गर्व लगता था, प्राइड लगता था, क्योंकि उस वक्त मुझे एथिक्स का इतना महत्व पता नहीं था। दोस्तों, जब मेरा वो फ्रेंड मुझे मिला जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैंने उससे पूछा कैसे चल रहा है तेरा? उसने कहा बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा क्या फिर कितनी तनख्वाह है तेरी? तो उसने कहा मेरी तनख्वाह कुछ, उस वक्त उसकी वो एक कंपनी के अंदर अच्छे पोजीशन पे था, उसकी तनख्वाह 2011 में कुछ 90,000 रुपीज पर मंथ थी। उसने जब कहा 90,000 मिलते लगभग हाथ में सारे डिडक्ट होके 90,000 से 1 लाख आता है, तो मैं मनी मन खुश हुआ। मुझे लगा अरे चलो अच्छा है, मतलब इसको जो तनख्वाह मिलती है थोड़ा सा उससे मैं ज्यादा कमाता हूं तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूं। ये मेरा व्यहम था, ये मेरा व्यहम था। तो मैंने उसे कहा अरे वाह 90,000 to 1 लाख मिलता है, तो फिर कैसे करता है तू ये 90,000 1 लाख? क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है? बोला इन्वेस्टमेंट काय को, मैं ये 90,000 1 लाख का मेरे अपने कुछ डिफाइंड थॉट्स है। मैंने क्या करता है, वो था जैसे ही मेरी तनख्वाह आती है, मान लो 90,000 मेरे बैंक अकाउंट में आते हैं, तो मेरे बैंक अकाउंट से मैंने ऑटो डेबिट के 2 इंस्ट्रक्शंस दिए, जो एक मेरे वाइफ के बैंक अकाउंट में जाता है और एक दूसरा बैंक अकाउंट है मेरा, उसमें जाता है। मैंने कहा मतलब क्या? वो कहता है जैसे 90,000 की तनख्वाह आती है उसमें से 30,000 मेरे वाइफ के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, और 30,000 जो होते हैं वो एक दूसरे बैंक अकाउंट में जाते हैं जहां पर मैं वो पैसे गवर्नमेंट की तरफ मेरी ड्यूटी टैक्सेस के फॉर्म में प्रोविजन करने के लिए ट्रांसफर होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा 30,000 वाइफ को, 30,000 गवर्नमेंट को टैक्सेस के लिए, तो जो तेरे अकाउंट के अंदर 30,000 रहते हैं वो डेफिनेटली तू अपने खुद के खर्चे के लिए यूज करता होगा। वो कहता है नहीं, वो जो मेरे अकाउंट में 30,000 बचते हैं वो मैं चैरिटी के लिए स्पेंड करता हूं। मैंने कहा क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है क्या? 30,000 रुपए महीना चैरिटी करता है क्या कोई? वो कहता है मैं करता हूं। मैंने कब से कर रहा है? बोला पिछले 3 साल से कर रहा हूं।
तो मैंने उसको कहा चल तेरा स्टेटमेंट दिखा। उसने मुझे 1 साल का उसका स्टेटमेंट दिखाया दोस्तों, एंड आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड आई फेल्ट एम्बेरेस्ड। जो व्यक्ति 90,000 रुपए महीने कमा रहा है, उसका थॉट प्रोसेस इतना क्लियर है कि वो 30,000 रुपीज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, 30,000 गवर्नमेंट के पास उसका ड्यूटी टैक्सेस के लिए और 30,000 फॉर चैरिटी के लिए। तो मैंने उसे कहा इतना क्यों 30,000? वो कहता है मेरे जो नीड्स है, मेरे जो वांट्स है, मेरे वाइफ के, मेरे फैमिली के जो वांट्स है, वो 30,000 में महीने में आराम से सेटिस्फाई हो जाते हैं एंड वी लिव हैप्पीली। तो बचा 30,000 मेरा सोसाइटी में गवर्नमेंट के प्रति ड्यूटी है, और बचा 30,000 मेरा सोसाइटी के अंदर जो नीडी पीपल है उनकी तरफ ड्यूटी है, और ये मैं फॉलो कर रहा हूं पिछले 3 साल से। मुझे इतनी शर्म महसूस हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं जो भी कमा रहा था वो सब मीनिंगलेस है। एंड दोस्तों, टेक माय वर्ड्स, ट्रस्ट मी, उस दिन से लेके आज तक मैं आपको ये नहीं कहूंगा कितना अमाउंट मैंने किया है, बट आई बिलीव इन चैरिटी, और मैंने भर भर के चैरिटी किया है। मैं इतना कहूंगा कि आई हैव ट्राइड टू मैच हिम, आई हैव ट्राइड टू मैच हिम, दो आई कुड नॉट मैच हिम बट आई ट्राइड टू मैच हिम। वेरी गुड प्रियंका। प्रियंका ने कहा आई गिव ट्यूशंस एट होम। परफेक्ट दोस्तों, यही आपको काम करेगा, द कॉमन गुड अप्रोच। प्रियंका जैसा और कौन कर रहा है यहां पर, बोलो मुझे। प्रियंका ने कहा आई गिव ट्यूशंस एट होम। जो उसके पास नॉलेज है वो शेयर कर रही है। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? आई एम एट 30, सुशील ने कहा है। ओके, कोई और? वेंट टू एनजीओज। ओके, साक्षी कह रही मैं एनजीओज में जाती थी। फाइन, कॉमन गुड अप्रोच में वी आर ऑन दैट पॉइंट। I taught in NGO at Dharavi. Oh my God, Durvesh, very good beta. Very proud of you. The fifth standard, हम कहते हैं the virtue approach. The virtue approach talks about courage, bravery, integrity, honesty, fidelity, love, etc. are the virtues which define the character, and personality, of an individual. एक व्यक्ति की महानता उसके अच्छे दिखने में नहीं होती है, एक व्यक्ति की महानता उसके वर्च्यूज से होती है। महात्मा गांधी को लोग उनके अच्छे दिखने या उनके रवैये से नहीं पहचानते थे, उनके वर्च्यूज से पहचानते थे। मैं कह रहा हूं सिर्फ अच्छा दिखने में व्यक्ति एथिकल है जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास करेज है, ब्रेवरी है, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, फिडिलिटी है, लव है, एटसेट्रा, ऐसे सारे वर्च्यूज कूट के भरे है, वो व्यक्ति हम कह सकते हैं एथिकल है। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अक्सर आप सबने भी ये सुना होगा बचपन में, पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं और कहते हैं बेटा तुम अच्छे बच्चों के साथ रहो, जो जिनके वैल्यूज और वर्च्यूज अच्छे उनके साथ रहो, तुम गुड बॉय बनो या गुड गर्ल बनो, नॉट अ बैड बॉय और बैड गर्ल बनो। अगर कोई शैतानी लड़का है, जो नटखट लड़का है, जो तंग करता है, लोगों को परेशानी करता है, ऐसे बच्चों के साथ, लड़कों या लड़की के साथ तुम रहते होगे तो अक्सर पेरेंट्स तुम्हें वहां से अलग करते हैं उनसे। क्यों? वो नहीं चाहते तुम वैसे बने। मतलब हम कहते हैं संस्कारी लड़का या लड़की बनने में पेरेंट्स ये महत्व रखते हैं, बिकॉज उन्हें पता है, ध्यान रखना, अगर आप में वर्च्यूज कूट कर भरे, अगर आप में वर्च्यूज कूट के भरे, तो आप अगर जिंदगी में आगे जाकर किसी कारणवश गलत रास्ते पर चले भी गए तो भी उस गलत रास्ते से सही रास्ते पर आने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिकॉज आपके अंदर वर्च्यूज कूट कर भरे। बट अगर आपके अंदर वर्च्यूज ही नहीं है, अगर आपके अंदर वो वर्च्यूज जो होने चाहिए, करेज, ब्रेवरी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, वो है ही नहीं, तो एक ऐसा व्यक्ति जब अच्छे रास्ते पर नहीं जाता है, गलत रास्ते पर है, तो उसे अच्छे रास्ते पर आने के लिए काफी समय लगता है। कहने का मतलब क्या है? वर्च्यू अप्रोच हमें हमारे वर्च्यूज के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है, बिकॉज वो वर्च्यूज ही हमारे कैरेक्टर को, हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। और ऐसा कहते हैं ना,
if money is lost, nothing is lost, but if character is lost, everything is lost. भैया वर्च्यूज अगर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, आप कितने भी एथिकल क्यों ना हो, अगर आपके पास वर्च्यूज नहीं है तो आप विजय मल्ल्या हो। आप अगर आप कितने भी अपने आप को भारी समझते क्यों ना हो, अगर आप में वर्च्यूज नहीं है तो आप नीरव मोदी हो। भाई वर्च्यूज आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये 5 स्टैंडर्ड हुए, कोई व्यक्ति एथिकल है या नहीं वो जानना है, तो ये 5 स्टैंडर्ड्स वो पैरामीटर्स है जो हमें उस व्यक्ति के एथिकल रवैये और बिहेवियर को हेल्प करते हैं जानने के लिए। द फर्स्ट अप्रोच बोलो, द यूटिलिटेरियन अप्रोच जो कहता है कर भला तो हो भला, जितना भला कर सकते हो भला करो, भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो। देन सेकंड द राइट्स अप्रोच, द डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, फ्रीडम टू लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। थर्ड द फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल इक्वल्स। Fourth, the common good approach. Whatever resources you have, you use it for the common welfare of people living in society. And fifth, the virtues approach. The virtues which define the character and personality of individual. That standards you must have. The virtues you must have. अब मुझे बोलो भाई परसेंटेज में, बी ऑनेस्ट, बी एथिकल, परसेंटेज में आप आज के डेट में कितने परसेंट पर हो। मैं पहले बता दूं, मैं जब ये पढ़ा समझा जिंदगी में अपनाना चाहता था, मैं उस वक्त हार्डली 30% पर था, बट मैं कह सकता हूं आज मैं 80% के लगभग ऊपर हूं थोड़ा। जब मैंने ये समझा था उस वक्त मैं हार्डली 30% पर था। प्रियदर्शिनी 80%, साक्षी 60%, प्रकाश 60%, अहिल 80%, 80, कृष्णा 80। ओके देखो दोस्तों, कमेंट करो, लेट मी सी। ये जो रिलेशनशिप हमारी अब स्टार्ट हुई है, ये रिलेशनशिप आपको सीएस बनने तक, ये रिलेशनशिप मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, और सीएस बनने के बाद भी जिंदगी भर आपके साथ बना रहूंगा, चिपका रहूंगा। आपके एथिकल बिहेवियर जानने के लिए बहुत जरूरी है, हम दोनों में एक अच्छी रिलेशनशिप पनपने के लिए बहुत जरूरी है। लेट मी नो। ओके 70%, 80%, आई थिंक आई एम एट 50। ओके सुशील, प्रकाश 50%, निनाद 40। मैंने कहा मैं हार्डली 30% के पास था, सो मेरे से तो ऊपर ही है सब लोग अभी तक। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। सलोनी 40 to 50%, परफेक्ट। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ भाई, जिस एथिक्स को हम हमारे गवर्नेंस के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप हर स्टूडेंट का एथिक्स के प्रति जो रवैया है, जो अप्रोच है, अगर चेंज नहीं हुआ तो आप बोलोगे वो हार जाऊंगा। आप इस चैप्टर के एंड में मुझे बोलोगे कि सर इस एथिक्स और बिजनेस चैप्टर को समझने के बाद आपने हमारा नजरिया, हमारा अप्रोच टुवर्ड्स बिजनेस, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर रिलेटिव्स, टुवर्ड्स एवरीवन हैव चेंज्ड अ लॉट, हैव चेंज्ड अ लॉट। तो दोस्तों हम लोग ये 5 एथिकल स्टैंडर्ड्स को जब समझते हैं तो हमें एक व्यक्ति के एथिकल बिहेवियर, कंडक्ट के बारे में समझता है, और वही हमें किस में देखना है, वही हमें हमारे 5 बॉटम लाइंस ऑफ द फ्यूचर में समझना है। जो हमारा चैप्टर का डिस्कशन है ना, 5 बॉटम लाइंस ऑफ द फ्यूचर, उसके अंदर हम देखने वाले हैं। अरे सब लोग है क्या, मैंने मज्जा बोल के डिस्कस नहीं किया उसे। देन आगे बढ़ते हैं, 5 बॉटम लाइंस ऑफ फ्यूचर, ये हमारा 3rd पॉइंट था सिनॉप्सिस में। क्विकली पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4 आएगा ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी पॉइंट नंबर 4 आपने लिखना इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स का शॉर्टकट दूंगा ना, एक इंपॉर्टेंट फीचर से आप बिजनेस एथिक्स के 11 इंपॉर्टेंस याद रख पाओगे। यही क्वालिटी है हमारे डिस्कशन की, ध्यान रखना। वरना घर में पढ़ के तो कोई भी समझ लेगा, बट 11 की 11 पॉइंट्स एग्जाम में कैसे याद रख के लिखने के, वो हम स्किल डेवलप करने वाले। मैं आपको एक इंपॉर्टेंस बेनिफिट से 11 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स याद कराऊंगा, मतलब सारे 12 आप एग्जाम में लिख पाओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। देन पॉइंट नंबर 5 हम लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिक्स। पॉइंट नंबर 6 में
हम लिखेंगे 4 फंडामेंटल, याद रखना एथिकल स्टैंडर्ड्स, वैसे 4 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। भैया हमने एथिकल स्टैंडर्ड देखे, यस। 5 बॉटम लाइन्स ऑफ फ्यूचर देखे, देखने वाले, वैसे 4 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। देन पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 एथिकल डायलेमा। क्या बात है। पॉइंट नंबर 7 एथिकल डायलेमा, उसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो, 7 स्टार। एथिकल डायलेमा को 7 स्टार दे दो, 7 स्टार। फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट एरिया है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का, एथिक्स एंड बिजनेस का, जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई मुझे यहां पर बोलेगा क्या, व्हाट इज डायलेमा? डायलेमा का मतलब कोई बोलेगा व्हाट इज डायलेमा? यस, डायलेमा मतलब क्या, कोई बोलेगा क्या? एनीवन? एथिकल डायलेमा, कंफ्यूजन, ना मुन्ना ना, ना दुर्वेश, अक्सर बच्चे गलती करते, अक्सर बच्चे गलती करते। डायलेमा इज नॉट कंफ्यूजन, डायलेमा इज नॉट कंफ्यूजन। जो आपको मैं बता रहा हूं, डायलेमा यहां पर मतलब क्या है, यहां पर एथिकल डायलेमा मतलब क्या? देखो कंफ्यूजन कब होता है, यस झील, ये लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना डायलेमा, दुविधा मनस्थिति, दुविधा, कश्मकश, कश्मकश, कश्मकश। भैया 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स ऑफ माइंड, 2 स्टेट्स। डायलेमा का मतलब क्या हुआ, एथिकल डायलेमा, व्हेन यू आर इन अ 2 स्टेट ऑफ माइंड। उसे कंफ्यूज्ड स्टेट नहीं कहते, मैं अगेन कहता हूं, कंफ्यूजन किसे कहते हैं हम उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इट। एथिकल डायलेमा मतलब क्या, ध्यान से सुनना, एथिकल डायलेमा मतलब क्या? जब आपके सामने एक प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशंस होते हैं, आपके सामने एक प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशंस होते हैं, उन 4 में से एक राइट होता है और 3 गलत होता है। एक राइट सॉल्यूशन है, 3 गलत सॉल्यूशन है, उसको हम CSEET एंट्रेंस कहते हैं या CS फाउंडेशन कहते हैं। जब आपके सामने एक प्रॉब्लम है और उसके 4 सॉल्यूशंस है, चारों में से एक राइट है और 3 गलत है, उसे हम CS फाउंडेशन एंट्रेंस कहते हैं, CSET कहते हैं। मतलब वहां पर हमें क्या करना होता है, उसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। आपको 4 सॉल्यूशंस में से, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम है जिसके 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आपको जब सही ऑप्शन चूज करना है, बाकी 3 गलत है, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, और जिसको हम कहते हैं चूजिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। चूजिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग इज डिसीजन मेकिंग, चूजिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग इज डिसीजन मेकिंग, बट एथिकल डायलेमा इज नॉट दिस। एथिकल डायलेमा क्या होता है? एथिकल डायलेमा हम कहते हैं चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट इज एथिकल डायलेमा। जब आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसके 4 ऑप्शंस है और चारों ऑप्शंस उस सर्कमस्टेंसेस में, उस सिचुएशन में सही है, अब चारों ऑप्शन सही है, उनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है वो चूज करना, उसको हम कहते हैं एथिकल डायलेमा। ध्यान रखना, 4 ऑप्शंस है, एक गलत है, सॉरी एक सही है, बाकी 3 गलत है, उसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। बट जब 4 ऑप्शंस है और चारों सही है और चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन चूज करना है, उसे हम कहते हैं चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, दैट इज एथिकल डायलेमा। अगर आप मुझे बोलोगे सर इसको एक अलग ढंग से समझाओ, तो मैं जस्ट फन के पर्सपेक्टिव से इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इसके लिए मैं उत्कर्ष का एग्जांपल लेना चाहूंगा, प्रोवाइडेड उत्कर्ष मुझे परमिशन दे दे कि सर आप आगे बढ़ो, AAB। ध्यान रखना ये जस्ट एग्जाम्पल है उत्कर्ष, कोई दिल पे नहीं लेगा, जस्ट एक एग्जाम्पल है। अगर उत्कर्ष आप आगे बढ़ो बोलेगा AAB, तो मैं एग्जाम्पल देना स्टार्ट करूंगा एथिकल डायलेमा को समझाने के लिए। चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट।
चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। ओके, उत्कर्ष ने बोला है आप आगे बढ़ो। चलो एक एग्जांपल है, मैं उत्कर्ष को जानता नहीं हूं, मैं जस्ट उत्कर्ष टाइम पे आता है इसलिए उत्कर्ष का एग्जांपल ले रहा हूं। ओके दोस्तों, उत्कर्ष कंपनी सेक्रेटरी बन गया। उत्कर्ष कंपनी सेक्रेटरी बन गया, एक अच्छे बड़े कंपनी में उसको एज अ कंप्लायंस ऑफिसर कहते हुए ले लिया। उसका सालाना पैकेज है 1 CR, 1 करोड़। एक लिस्टेड कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर बन गया है, 1 CR पैकेज है। उसे घर लाने के लिए गाड़ी आती है, घर छोड़ने के लिए गाड़ी आती है। उत्कर्ष इज सेटल्ड इन लाइफ। अब सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है उत्कर्ष की, अब उसके पेरेंट्स शादी कराना चाहते हैं। अब उत्कर्ष के लिए जब शादी करानी है तो उत्कर्ष के शादी के लिए उन्होंने पेरेंट्स ने अलग अलग जगह पर काफी लड़कियां देखी है। अब उत्कर्ष को चूज करना है और उत्कर्ष एक दिन 4 लड़कियां देखने गया, सुबह से लेकर शाम तक। सफर ऐसा था, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर 4 अलग अलग लड़कियों के साथ होने वाला था और उसे उन 4 लड़कियों में से एक लड़की अपनी हमसफर कहते हुए चूज करनी थी। और उनमें से डेफिनेटली एक लड़की कंपनी सेक्रेटरी थी, एक लॉयर थी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, एक डॉक्टर थी। ध्यान रखना, एक लड़की कंपनी सेक्रेटरी थी, एक लॉयर थी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, एक डॉक्टर थी। अब ये चारों लड़कियों से उत्कर्ष जाके मिला। अब इन चारों लड़कियों से जब उत्कर्ष मिला, उत्कर्ष को ऐसा लगा ये चारों लड़कियां सही है। तो उत्कर्ष इस केस में अब जिस सिचुएशन में फंस गया उसको हम कहते हैं एथिकल डायलेमा। भैया भले ही उत्कर्ष को चारों लड़कियां अच्छी लगी है शादी के लिए, हम सफर के लिए, पर वो चारों से शादी तो कर नहीं सकता, हिंदू लॉ डज नॉट अलाउ। तो ऐसे केस में उत्कर्ष को है क्या करना पड़ेगा, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। तो उत्कर्ष को ऐसे समय पर क्या करना है, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। मतलब एथिकल डायलेमा में जब आप फंस जाते हो, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट करना होता है, तो ऐसे वक्त आपको क्या करना है, देन इन एथिकल डायलेमा उत्कर्ष, a person has to choose that alternative which मैं कभी भी नहीं बोलूंगा एग्जाम, that alternative which complements his organizational objective as well as personal goals। अरे जब एक व्यक्ति एथिकल डायलेमा में फंसता है और उसे चूजिंग राइट फ्रॉम राइट करना है, तो उसे उस अल्टरनेटिव को चूज करना है जो ज्यादा कॉम्पैटिबल होगा, ज्यादा मैच होगा उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ और उसके पर्सनल गोल के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल गोल्स दोनों के साथ जो ज्यादा मैच होता है वो ऑप्शन उसे चूज करना है। तो भैया ऐसे केस में अब एक लड़की CS है, एक CA है, एक लॉयर है और एक डॉक्टर है। उत्कर्ष को ऐसे केस में, सिनेरियो में उसे एक ऐसी लड़की चूज करना है जो उसके पर्सनल गोल्स, मतलब उसके पर्सनल थॉट्स अबाउट हिज लाइफ पार्टनर एंड उसके करियर पर्सपेक्टिव जो उसका ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों को ज्यादा मैच होगा, उस लड़की को उत्कर्ष को चूज करना पड़ेगा। भाई जो मैंने एग्जांपल लिया, क्या सबको समझा है? जरा कमेंट करके बोलो एथिकल डायलेमा का ये जो एग्जांपल मैंने कहा, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, सबको समझा है? तो मैं एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको, फिर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। अरे कुछ अच्छा सा कमेंट करो गधो। मैंने आपको कहा है ऑनलाइन लाइव लेक्चर में एक टीचर जब पढ़ाता है तो उसको स्टूडेंट्स के कमेंट से ही पता चलता है स्टूडेंट्स कितने इन्वॉल्व है डिस्कशन में और स्टूडेंट कितना समझ रहे हैं। ओके, तो अब मैं जिनी का एग्जांपल लेता हूं। जिनी, विथ योर परमिशन, अगर तुम दे रही हो परमिशन तो मैं तुम्हारा एग्जांपल लेना चाहता हूं। जिनी, जिनी तुम्हारा एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट एग्जांपल। जिनी, जीनी का कमेंट ही नहीं आ रहा है भाई। ओके, हाँ जीनी का कमेंट आ गया। तो देखो जीनी का एग्जांपल ले रहा हूं सब लोग, अगेन एग्जांपल है, डोंट टेक इट अदरवाइज।
जीनी को मीठा खाना काफी पसंद है, मीठा डेजर्ट काफी पसंद है जीनी को। जीनी का एक दिन उसके मम्मा ने जो उसका मनपसंद खाना था वो बना दिया। मनपसंद खाना जीनी ने खा लिया और मनपसंद खाने के बाद जीनी के दिमाग में आया, अरे यार इतना बढ़िया खाना हुआ है, अब इस खाने का डेजर्ट के साथ अंत होना चाहिए, डेजर्ट के साथ अंत होना चाहिए। और जीनी के दिमाग में जैसे डेजर्ट खाने की इच्छा हुई, डेजर्ट खाने की इच्छा हुई, तो जीनी के सामने उसके 4 मनपसंद डेजर्ट रखे गए। एक उसका गुलाब जाम, एक रस मलाई, एक रसगुल्ला और एक काजू कतली। काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जाम, रस मलाई। अब जीनी को इनमें से एक ही खाना है। आप ये नहीं कह सकते मैं चारों खा जाऊंगी, खाना मन पसंद हो गया, भरपेट हो गया। जीनी को इन चारों में से एक ही खाना है। तो उस समय पर जब जीनी के सामने ये जो ऑप्शंस रखे गए, चारों उसके मन पसंद है, तो चारों बेस्ट है, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। तो ऐसे समय पर जीनी जो बेटर चूज करेगी वो हम मानेंगे उसे क्या, एथिकल डायलेमा को उसने रिजॉल्व किया, ओवरकम किया। जस्ट एक फनी पार्ट था, बट एक सीरियस नोट पर एथिकल डायलेमा अगर सबको समझाए तो मैं एक सवाल आप सबको पूछना चाहूंगा, एथिकल डायलेमा का एक सिचुएशन देना चाहूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर। एक फार्मा कंपनी है, जिनी इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज। भूख बढ़ गई है, क्या बात है, बढ़ा दिया आपने। एक फार्मा कंपनी है, विल से XYZ फार्मा, एक फार्मा कंपनी है। ये जो फार्मा कंपनी है, इस फार्मा कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जो हेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, R&D जो हेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो फार्मा कंपनी में सबसे अहम जो होता है डिपार्टमेंट वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज दे ऑलवेज बिलीव इन न्यू फॉर्मुलाज एंड न्यू प्रोडक्ट्स टू बी डिलीवर्ड। जैसे अभी कोविड के लिए, वैक्सीन के लिए R&D डिपार्टमेंट ही वैक्सीन डेवलप करता है। तो एक फार्मा कंपनी के R&D डिपार्टमेंट हेड ने, उनकी टीम ने, R&D डिपार्टमेंट हेड के टीम ने एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी दवाई का फॉर्मूला इन्वेंट किया है, एक ऐसी दवाई का फॉर्मूला इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, जो दवाई खाने से एक सालों से चलती आ रही बच्चों की बीमारी दूर हो जाएगी। ये जो दवाई है, ये मेडिसिन फॉर्मूला खाने से बच्चों के अंदर की एक बीमारी दूर होगी। बट ये बीमारी जो है, ये जो डिजीज है जिसके लिए ये दवाई बनाई है, डिजीज 10 लाख बच्चों में, 10 लाख बच्चों में एक बच्चे को होती है। आउट ऑफ 10 लाख चिल्ड्रन, 10 लाख बच्चों में से हार्डली एक बच्चे को यह बीमारी होती है। बट अब इस दवाई से वो एक बच्चा भी ठीक होने वाला है। उस फार्मा कंपनी के R&D टीम ने जो दवाई बनाई है, उस दवाई को कंज्यूम करने से एक सालों से चलती आ रही बच्चों की बीमारी दूर होगी, जिसमें हम कहते हैं ये बीमारी 10 लाख बच्चों में एक बच्चे को पाई जाती है और वो एक बच्चा भी इस दवाई से ठीक होगा। आप उस R&D टीम के अंदर हो, टीम हेड हो, यू आर द R&D हेड। मान लो आपकी टीम ने आपको लाकर ये फॉर्मूला दिया, आप वो फॉर्मूला लेके XYZ फार्मा कंपनी जो आपकी थी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट बॉडी को जाकर आप मिलते हो और आप इस दवाई को लेकर वो फॉर्मूला उन्हें बताते हो। अब मान लो आप R&D हेड हो, मैनेजमेंट आपको कहता है यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, लेट अस नो व्हाट शुड बी द डिसीजन। आप ऐसे समय पर क्या डिसीजन लोगे? ध्यान रखना, मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ध्यान रखना, ये जो दवाई है, इस दवाई को बनाने के लिए जो रिसोर्सेस इन्वेस्ट होने वाले वो काफी ज्यादा है, करोड़ों में, हजारों करोड़ में इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और इस दवाई को बनाने के बाद इस दवाई का जो कंजम्पशन है वो 10 लाख बच्चों में एक बच्चे को होती है। मतलब ये दवाई, ये बीमारी काफी रेयर है, तो इस दवाई का कंजम्पशन काफी ज्यादा नहीं है। इस दवाई को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगने वाले हैं, बट इस दवाई का कंजम्पशन काफी ज्यादा होने वाला नहीं है। और आपको ऐसे समय पर एक फैसला लेना है, डिसीजन लेना है। आपको एथिकल डायलेमा में आप फंस चुके हो, आप इस एथिकल डायलेमा को कैसे रिजॉल्व करोगे? लेट मी नो, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स,
वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर आप इस एथिकल डायलेमा में हो तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे? आप ये समझ लो, आप R&D हेड नहीं, आप XYZ फार्मा कंपनी के प्रमोटर हो, आपको डिसीजन लेना है। यू आर द मेन प्रमोटर ऑफ XYZ फार्मा कंपनी और आपके सामने अब ये फैसला लेना है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन। कैन यू टेल मी हाउ you will come out of this ethical dilemma? Waiting for your comments. इस ethical dilemma से आप बाहर कैसे आओगे? बोलो भाई। क्या बात है, कुछ स्टूडेंट कुछ बोल ही नहीं रहे, कमेंट टाइप कर रहे क्या? भाई ऑनलाइन वर्चुअल में यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैं भी क्या करने वाला हूं, कुछ फेस टू फेस स्टूडेंट्स बुलाने वाला हूं मेरे सामने, ताकि मैं फेस टू फेस स्टूडेंट्स को जब समझाऊं, उन्हीं को सवाल पूछूं, तो आप लोगों का भी टाइम सेव हो और क्लास का भी टाइम सेव हो जाए। ज्यादा नहीं, फेस टू फेस में 3-4 स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट इज हाई, वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। सचिन बोल रहा है गवर्नमेंट सपोर्ट। भाई डिसीजन तुम्हें लेना है, तुम गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, ध्यान रखना। आई विल नॉट पेटेंट इट। उत्कर्ष कह रहा, तो जनरली आपका जवाब क्या होगा? एक तो हम दवाई बनाएंगे, या दूसरा जवाब होगा दवाई नहीं बनाएंगे। जवाब क्या होगा? एक तो कोई बोलेगा दवाई बनानी है, कोई बोलेगा दवाई नहीं बनानी है। इन दोनों में से एक जवाब होगा विल ट्रीट द बाय प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम द प्रोसेस टू ट्रीट अदर डिजीज, हाउएवर विल गो अहेड। अच्छा, सुशील ने बोला है कि भैया आई विल गो अहेड, बाय प्रोडक्ट्स को वगैरह वगैरह देखेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनो ना, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। मैंने वो समझाने के लिए आपको ये सवाल पूछा था। हमने ऑलरेडी पढ़ा है एथिकल डायलेमा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। नीति ने बोला बनाएंगे, कृष्णा बोला इवन इफ कंजम्पशन इज लो एंड कॉस्ट इज हाई, कंपनी शुड गो अहेड बिकॉज इट विल आल्सो इंक्रीज गुडविल ऑफ द कंपनी एंड विल फुलफिल इट्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑब्लिगेशंस। कृष्णा बेटा, ये जो गुडविल है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, इससे पेट नहीं भरता भाई, इससे पेट नहीं भरता। गुडविल और सोशल रिस्पांसिबिलिटी पेट नहीं भरता भाई। तुम जो बोल रहे हो 100% सही है, बट इससे पेट नहीं भरता। Find such resources which will lead to low COP, then only prepare as per requirements. Yes sir, बनाएंगे, sir will go ahead। देखो, I've got your thoughts। कोई बोल रहा है बनाएंगे, कोई बोल रहा है नहीं बनाएंगे। अब ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं, listen carefully now all of you, listen carefully। XYZ फार्मा कंपनी के अगर प्रमोटर हो और आपको ये फैसला लेना है दवाई बनानी कि नहीं बनानी, तो मैं कह रहा हूं अगर आप दवाई बनाओगे तो ये भी फैसला सही है, आप दवाई नहीं बनाओगे तो भी ये फैसला सही है। मतलब क्या? अरे चूजिंग राइट फ्रॉम राइट इज एथिकल डायलेमा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? जब आप एथिकल डायलेमा में फंसते हो तो आपको करना क्या होता है? गधो, मैंने अभी आपको बताया था, whenever you are in ethical dilemma you have to choose that alternative which complements your organizational objective and personal goals। ध्यान से सुनो, अगर वो XYZ फार्मा कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऐसे केस में आपको इमोशंस को हावी होने नहीं देना है, आपको इमोशंस को हावी होने नहीं देना। यही केस स्टडी होती है दोस्तों, एग्जाम में ऐसी केस स्टडीज होती है। अगर XYZ फार्मा कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, यू कांट लेट इमोशंस रूल यू। ऐसे केस में प्राइवेट कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी, तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले प्रॉफिट्स कम होंगे, तो आप दवाई नहीं बनाओगे। ओके, XYZ फार्मा कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो उसका मोटिव है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक बेनिफिट। तो ऐसे केस में आपके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप दवाई बनाओगे। बिकॉज पब्लिक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक वेलफेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, प्राइवेट कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अरे सब लोग है क्या? अच्छा, और एक चीज, XYZ फार्मा कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, बट आप जिस प्राइवेट कंपनी के चेयरमैन थे, आपके घर में आपका कोई करीबी रिश्तेदार जिसको आप बहुत चाहते थे, वो बच्चा, वो लड़का इस बीमारी से उसका डेथ हुआ था। अब यहां पर भले ही आपकी प्राइवेट कंपनी थी, आप चेयरमैन थे, आपने दवाई बनाने का फैसला किया बिकॉज यू वांटेड दैट नो अदर चाइल्ड शुड डाई ड्यू टू द सेम डिजीज, और इसलिए आपने दवाई बनाने का फैसला लिया। वहां पर आप उस केस में भी सही हो। मतलब क्या? जब आप एथिकल डायलेमा में होते हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल गोल्स को भी देखना है।
भले ही आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी था, बट वहां पे आपका पर्सनल एथिकल वैल्यू और गोल क्या था? आप इस बीमारी से किसी और को मरने देना नहीं चाहते थे और इसलिए आपने दवाई बनाने का फैसला लिया। तो अगर आप दवाई बनाने का फैसला लेते हो तो भी सही है, नहीं बनाने का फैसला लेते हो तो भी सही है, प्रोवाइडेड आपने वो फैसला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल गोल्स इन दोनों को ध्यान में रखते हुए लिया। कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन इज जब आप एथिकल डायलेमा में होते हो, आपको फैसला यस और नो में नहीं लेना है। जब आप एथिकल डायलेमा में फंस जाते हो, आपको आपके बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और आपके खुद के इंडिविजुअल एथिकल वैल्यूज और गोल्स क्या है, पर्सनल गोल्स एंड वैल्यूज क्या है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना है। अरे जब मैंने आपको उत्कर्ष का एग्जाम्पल दिया था, उसे CS, CA, लॉयर और डॉक्टर लड़की के अंदर चूज करना था, तो उत्कर्ष को अपना ऑर्गेनाइजेशनल मतलब करियर ऑब्जेक्टिव और पर्सनल थॉट्स इन दोनों को जो ज्यादा मैच होगा, उस लड़की के साथ उसे शादी करनी चाहिए थी। मतलब क्या कोई एक लड़की सही थी क्या? नहीं, चारों सही थी, बट उसके लिए जो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट होती थी वो फैसला उसे लेना था। अरे सब लोग है क्या? अगर समझा है तो 2 थम्स अप कर दो, कोई अच्छा सा कमेंट करो। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। दोस्तों, हमने सिनॉप्सिस जो हमारा चैप्टर है एथिक्स एंड बिजनेस, उसको पढ़ना स्टार्ट किया है। एंड मैं आपको बता दूं, हम सिनॉप्सिस के पॉइंट नंबर 7 तक पहुंचे और पॉइंट नंबर 7 तक आपको इस पूरे चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू जितना मैंने लिख कर दिया है सिनॉप्सिस में, थोड़ा बहुत आपको आ गया है। ध्यान रखना, ये जो सिनॉप्सिस हमने समझा है, यही जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको चैप्टर के हर प्रोविजन को बहुत आसानी से समझ जाओगे। और ये सेम स्ट्रेटेजी हम लोग डेफिनेटली गवर्नेंस के अंदर सारे टॉपिक्स में करेंगे। आई फॉलो द सेम फॉर आरसीडी, वी विल फॉलोइंग द सेम थिंग फॉर सीआरआई। सो डोंट वरी एट ऑल, योर फ्यूचर इज सेफ सिक्योर इन माय हैंड्स। डोंट वरी, जहां तक गवर्नेंस, आरसीडी और सीआरआई का सवाल है, रेस्ट अश्योर्ड, जो मैं बता रहा हूं उस तरह से करो, आपकी नैया पार हो जाएगी। भाई आज का डिस्कशन हम यहां पर रोकते, सिनॉप्सिस का अगला पार्ट हम कल के सेशन में स्टार्ट करेंगे। मैं कल का सेशन यूट्यूब पर होगा या ऐप में होगा, ये आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा, बिकॉज स्टिल ऐप के अंदर काफी ग्लिचेस है। आई विल इन्फॉर्म यू ऑन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। बट अभी के लिए हम रुकते, एग्जैक्टली 15 मिनट बाद हम आरसीडी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 6:07 हुए, 6:22 को 6:22 विल स्टार्ट विथ आरसीडी। सब लोग टाटा बाय बाय बोलो, जो लोग सिर्फ गवर्नेंस में है टाटा बाय बाय बोलो, जो लोग आरसीडी में है 15 मिनट में फिर से ज्वाइन करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू। Tax planning versus tax avoidance, near ethical dilemma, advanced tax loss paper. Oh, Sushil, I'll discuss that definitely. नहीं दुर्वेश, वो एथिकल स्टैंडर्ड्स तुम समझना, डोंट वरी, वो नहीं लिखे तो भी चलेगा। हम लोग ये डिस्कस करने वाले आगे हमारे डिस्कशन में, नोट्स में। तो हम आगे जब चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, हम ये एथिकल स्टैंडर्ड्स का पार्ट हो जाएगा हमारा। सुशील ने पढ़ा, इज इट फेयर टू से टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस नियर एथिकल डायलेमा? ओके, थोड़ा बहुत सही, थोड़ा बहुत गलत। आई कांट रिलेट दैट डायरेक्टली ओवर हियर, बट यस, थोड़ा बहुत। चलो टाटा बाय बाय बोलो, ज्वाइन करते 6:22 पर शार्प। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यस।